Yes, so hello class ninth. Welcome to Zenith Guru Institute. This is Shikhar Khare. So guys, आज हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 में, चैप्टर साउंड। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस साउंड वाले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। लास्ट लेक्चर में मैंने और बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया था। बस एक पोर्शन हम लोगों का रह गया था, जो कि था हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, ये हम लोगों का रह गया था। ठीक। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास बचता है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। राइट। तो आज के इस सेशन में गाइस हम लोग जो है जो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स रह गया था वो पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। होप सो इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साउंड लेक्चर नंबर 5। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जस्ट लेट मी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में गाइज आपको ये बताया जाता है कि जो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ठीक है, या जो भी अल्ट्रासाउंड्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें आई होप सो बहुत सारी डिस्कस कर ली थी। यस, ये एप्लीकेशन ये भी है। हाँ, यहाँ तक रेंज ऑफ हेयरिंग तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में क्या है समझ के चलना। ठीक है, जहाँ पे ये आपको बताया जाता है कि अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। Ultrasounds are able to travel a long, well-defined path even in the presence of obstacle। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करते चलना। ठीक है, जैसे अगर आपने एनसीईआरटी अपने पास रखी हुई है, और अगर नहीं रखी है तो एनसीईआरटी अपने पास रख लो, और उसमें से सारी चीज़ों को, जो भी पॉइंट्स बच्चे मैं यहाँ पे मार्क करा रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स को अपने बुक में मार्क करते हुए चलना। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, यहाँ पे देखो कि ये जो भी अल्ट्रासाउंड, ये जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड एबल टू ट्रैवल along a well defined path and passes over the obstacles। इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टैकल, तो भी ये क्या होता है कि उसको पास कर जाती हैं। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो जो लाइन मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं उसको कट करके यहाँ पे ज़रा सा शो करता हूँ। यस, यहाँ पे आप, हाँ,
मैंने ये लाइन आपको मार्क कराई थी कि पासेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये जो अल्ट्रासाउंड्स हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग है। हाई पेनिट्रेटिंग से इसका क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे? हाई पेनिट्रेटिंग से ये फ़र्क पड़ता है कि जो अगर कोई हैवी ऑब्स्टेकल भी आ जाए, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्स्टेकल है, तो ये क्या होता है कि ये अगर हैवी, यस, तो ये जो वेव्स हैं ये इसको भी यहाँ से, जो भी ऑब्स्टेकल है इसको भी यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वेव्स बहुत ही ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका यूज़ हम लोग मेडिकल साइंसेज में करते हैं। ये सब आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा है कोई, या किसी का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। अब देखो, ऐसे ही अगर मैं लाइट में बात करता हूँ, तो लाइट में एक्सरे नाम की एक ट्रीटमेंट, एक चेकअप होता है। आप सबको पता होगा, एक्सरे नाम का भी एक चेकअप होता है। ठीक है, ये हुआ एक्सरे नाम का। अब ये एक्सरे नाम का चेकअप होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या दिखाई देते हैं? बोन्स दिखाई देते हैं। अगर आपने इसकी रिपोर्ट कभी भी किसी की देखी हो, एक्सरे रिपोर्ट, तो वो ऐसे ब्लैक शीट सा होता है, उसमें अंदर पूरी जितनी भी बोन्स हैं वो दिखाई जाती हैं भी, जिस भी एरिया को स्कैन किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं, ये जो है, ये भी बेसिकली बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं। ठीक है, ये भी बहुत हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं। अब इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि यहाँ पे ये एक, मान के चलिए ये एक बोन है, ये एक बोन है और ये कवर्ड है बहुत सारी लेयर्स से मसल की। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हाई पेनिट्रेटिंग वेव्स, जिसको एक्सरे बोलते हैं, उसको छोड़ा जाए, तो ये इसको भी क्रॉस कर जाएंगी और बस बोन पे जाके स्टक करेंगी और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होता है। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि ये जो है ऐसे सीधे सीधे पास कराए जाते हैं, ये यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टक करके फिर दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, नहीं तो वापस से रिवर्ट बैक कर जाते हैं। इस टाइप से कुछ सिनेरियो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्स्टेकल पे पास हो जाने की बात करता है वो इसी वजह से करता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है कि अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन parts located in hard to reach places, for example spiral tube, odd shaped parts, electronic components, and etc. Objects to be cleaned are placed in a cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to high frequency, the particles of dust, grease and dirt get detached and drop out. The object does get thoroughly clean. या देखो, ये भी एक तरह का यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रोलिसिस की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर्स होते हैं, और यहाँ पे आप कोई मान के चलिए एक ट्यूब है, ये आपने यहाँ पे इसको पुट करा, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसको अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो इसको अल्ट्रासाउंड वेव्स दी जाती हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि इसके ऊपर जो लगा डस्ट है, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं, ग्रीस हैं, वो सब
इससे क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये धीरे से क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से यहाँ पे साफ हो जाता है। यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया सारी बातें, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे। यस, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉज इन अ मेटल ब्लॉक in construction of big structures like building machines and also the scientific equipment. The crack or the hole inside the metal block which are invisible from outside reduces the strength of the structure. Ultrasonic waves are allowed to pass through that metal block and detectors are used to detect the transmitted waves. So if there are even a small defect, the ultrasound get reflected back indicating the presence of flaws or the defect. तो अब देखो यहाँ पे ये जो एक डायग्राम आपको बना के समझाया गया है वो बेसिकली ये है कि ये एक मेटल बॉक्स है, ठीक है। अब इस मेटल बॉक्स में बीच में यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे लगाए गए हैं सारे डिटेक्टर और यहाँ लगाया गया है ट्रांसमीटर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से साउंड वेव्स को इस डायरेक्शन में भेज रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये सारे वन बाय वन जितने भी डिटेक्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं ये अपने अपने तरफ आ रही सारी वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कोई फॉल्ट है या मान के चलिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा भी कैविटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा वैसी सिचुएशन में कि यहाँ पे वेव्स आएंगी और यहाँ से टकरा करके वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएंगी। इसका मतलब कि यहाँ तक ये डिटेक्टर तक नहीं पहुँचेंगी। तो यहाँ पे जो है डिटेक्शन आ जाएगा कि नो डिटेक्शन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर इस पर्टिकुलर मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मार्क ज़रूर कर लेना बच्चे। यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि क्रैक इज़ यूज टू डिटेक्ट द क्रैक एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक, ठीक है। बस इतना ही लिखना, ऊपर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आ जाता है कुछ मेडिकल केसेस का। यहाँ पे देखो मेडिकल केसेस से रिलेटेड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको समझाया जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट and form the image of the heart. This technology और टेक्निक is called echocardiography, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्डियो का मतलब आप लोगों को पता है समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। ग्राफ मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफी, जो ग्राफी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साउंड वेव्स हैं इनको क्या किया जाता है, ये क्या करते हैं कि वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट को, हार्ट के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये साउंड वेव्स वहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो क्या करता है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट पे जा करके ये क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और वो जो इमेज फॉर्मेशन ये करते हैं उसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड द फॉर्म्स इमेज एंड दैट इमेज इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है बेटा। यहाँ तक प्रॉपर सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लेना। और डॉक्टर में इमेज द patient's organs such as kidney, liver, gallbladder, ureter and kidney etc. It helps the doctor to detect the abnormalities such as stones in the gallbladder and kidney tumors, different organs, ठीक है। So in this technique ultrasonic waves, देखो जो जैसे यहाँ पे इस मेटल ब्लॉक के अंदर के डिफेक्ट को ये पकड़ रहा था, सेम वैसा ही ये इस केस में भी डिफेक्ट को पकड़ता है। कैसे, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाना चाहूँ,
जैसे ये मैंने यहाँ पे किडनी बनाई है, ठीक है, यस। तो अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने किडनी बनाया हुआ है, अब क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे स्टोन है, ठीक है, ये किडनी पे स्टोन है। अब क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यहाँ पे भेजी जाएंगी और कहीं पे डिटेक्टर होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये सारे पास करेंगे और ये यहाँ पे स्टोन पे लग के वापस से रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इतने पोर्शन की वेव्स जो है डिटेक्ट नहीं होंगी। समझ में आई मेरी बात? तो इससे ये पता चल जाएगा कि यस, तो ये क्या होता है कि ये सब ये इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे कैप्चर कर ली जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्किंग होती है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में। अब से आप जब भी मेडिकल फील्ड में कभी भी अपने घर पे कहीं सुनोगे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है या अल्ट्रासाउंड किसी ने करवाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस। थ्रू द इशू ऑफ द बॉडी एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेन रीजन वेयर द चेंज इन द इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि ये किस तरह से यहाँ पे इसको प्रोसेस कैसे ही होती है इसकी। यहाँ पे प्रोसेस लिखी हुई है कि दीज वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन एंड दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेज ऑन द मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे और किस लिए यूज़ होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट द congenial defects and growth abnormalities, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे बच्चे, जो एप्लीकेशन ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको मार्क कराए, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के हम लोगों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, अब हम लोगों का जो बेसिकली लेक्चर होगा वो प्रॉपरली किस पे बेस्ड होगा, वो हम लोगों का लेक्चर बेस्ड होगा एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज वाली सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, बट ये है कि हाँ, मैं आज वाले सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर बता दूंगा, ठीक है। यस, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यस, हाँ, अब क्लियर समझिएगा यहाँ पे कि यस, तो ये है हम लोगों का पहला इंटेक्स क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी देखा यहाँ तक मुझे कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन दिखा नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन मुझे इंटेक्स का दिखा, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी इसमें क्वेरी आएगी या डाउट आएगी वो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, कह रहा है हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर एयर, ठीक है। जब हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था, और प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड में ये हुआ था कि जो भी साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैन बी
प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन को जनरेट कर देते हैं अगर हम, या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम वाइब्रेशन दे दें तो वहाँ से साउंड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब साउंड का प्रोडक्शन तो सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे है एक्चुअल में? प्रोसेस क्या है उसकी? तो एक्चुअल में बच्चे प्रोसेस ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल्स बना दूँ, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होंगे, तो अब ये एक्चुअल में वाइब्रेशन आपको दिखेगी कैसे? अब अगर ये एक मीडियम है, ठीक है, अब अगर ये मीडियम है और यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, या इसको मैंने हल्का सा हिट किया, तो अब क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में ही ये अपनी ही पोजीशन से अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से अटैच हैं तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे अपने बगल वाले जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, और धीरे धीरे ये सारे पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे और एनर्जी इस एंड से इस एंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सेम क्या होता है यहाँ पे होता है इस केस में कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, तो रिसीवर और सोर्स के पीछे क्या होता है कि यहाँ पे एक मीडियम होता है, जनरली डस्ट पार्टिकल्स और ये सारे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही एनर्जी एंटर करती है तो ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू होते हैं और अपने बगल के सारे पार्टिकल्स को मोशन में ले आते हैं और धीरे धीरे एनर्जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। सो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक बच्चे समझ में आता है आगे? ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल सबने देखी होगी, ठीक है, ये एक इस टाइप की बेल होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक हैमर कनेक्टेड होता है कुछ इस तरह से। ठीक, अब क्या होता है कि दिस ऑल कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ बैटरी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो स्विच ऑन करते ही ये हैमर इसमें वाइब्रेशन जनरेट कर देगा। क्या कर देगा? वाइब्रेशन जनरेट कर देगा। ठीक है, ये हैमर ऐसे पीछे आकर के फिर यहाँ पे इसको हिट करेगा। जब ये इसको हिट करेगा इस डायरेक्शन में तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगा, बैकवर्ड मोशन करेगा, जिसको आप हिंदी में टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। और यही चीज़ वाइब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ वाइब्रेशन हो जाएगी, और जब वाइब्रेशन होगी तो आपको पता है कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर हो गई बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हम लोगों का
क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि किस तरह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है एक स्कूल बेल में, कि वो जो हैमर कनेक्टेड होता है, जैसे ही वो हैमर हिट करता है बेल को, तो ये जो बेल होती है क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, या आप सीधा लिख सकते हो कि इस हैमर के हिट करने की वजह से इस बेल में वाइब्रेशन आ जाती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो। यस, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसा क्यों होता है, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं? यस, यस, तो साउंड वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं? साउंड वेव को बेटा मैकेनिकल वेव इसलिए बोली जाती है, देखिए पहली बात तो समझिएगा, साउंड वेव, आपको पता है कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, मीडियम फॉर प्रोपगेशन। यहाँ तक आपको पता है कि साउंड वेव को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, सो इस वजह से अब क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है फॉर प्रोपगेशन, ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे इस वजह से ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि देखो साउंड वेव नीड्स मीडियम, बट लाइट वेव डज नॉट नीड मटेरियल। यहाँ तक आप सबको मेरी बात बच्चे समझ में आ गई होगी कि साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट वेव को नहीं चाहिए होता है, इसलिए साउंड वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करती है, ये साउंड वेव्स मीडियम के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे इंटरेक्शन करती है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जैसे अभी मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में समझाया है कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपने इसको हिट किया तो फिर ये सारे पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी आगे वाले में, इसकी एनर्जी आगे वाले में, इस तरह करते 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 यहाँ पे चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, यहाँ पे देखो, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? सिंपल आंसर है नो। ठीक है, सिंपल आंसर है नो। क्यों, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि स्पेस में
वैक्यूम होता है, इतना पता है, स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी कि नो मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे क्या होगा, साउंड ट्रैवलिंग जीरो हो जाएगी, साउंड ट्रैवलिंग जीरो हो जाएगी, साउंड ट्रैवलिंग क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड ट्रैवलिंग जीरो होते ही, जब आपको पता है, जाहिर सी बात है, जब कोई मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा, साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से अगर आप और आपके फ्रेंड के बीच में वार्तालाप होती है या कोई बातचीत होती है, तो आप लोग उस चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे मटेरियल मीडियम या वहाँ पे फिर भी मीडियम अवेलेबल है, बट स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेस में प्रॉपर वैक्यूम है, तो वहाँ पे क्या है कि मीडियम नहीं है, जब मीडियम नहीं है तो साउंड की ट्रैवलिंग भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बेटा प्रॉपर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस 4 क्वेश्चंस। अब आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो ये 2 क्वेश्चन मैं एक ही पेज में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर करना भी पड़ेगा तो मैं देख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड बी इज पिच। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लाउडनेस को और पिच को डिटरमाइन करती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहुंचिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पे, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि लाउडनेस की अगर हम बात करें, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना कम लाउडनेस होगी। ठीक है, ये समझ में आई मेरी बात। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पिच का, पिच का, पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बताई हैं, ये सब कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे पॉइंट पे काम आ जाती हैं जहाँ पे और कुछ काम नहीं आता, वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये सब काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया बेटा हम लोगों का। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, आंसर नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2 पे आते हैं। तो आंसर नंबर 2 यहाँ पे अपना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न, किसकी ज़्यादा पिच होगी बताइए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसकी ज़्यादा पिच होगी, गिटार की होगी या कार हॉर्न की होगी।
आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes. यस, तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है पिच की, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पिच का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिटार में होती है एज कंपेयर टू कार हॉर्न। गिटार में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पिच में, तो पिच भी सबसे ज्यादा किस में होगी? गिटार में होगी। यहां तक समझ में आई मेरी बात? सबसे ज्यादा पिच भी किस में होगी? गिटार में होगी। तो पिच ऑफ गिटार इज ग्रेटर देन पिच ऑफ कार हॉर्न। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी यहां तक? चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस लगा लिए? 4 ऊपर के लगाए, ये वाले क्वेश्चंस 4 ऊपर के लगा लिए, 2 ये लगा लिए, टोटल कितने हो गए? 6 क्वेश्चंस हो गए। ओके, और 4 ये वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी फटाफट हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए, ये क्या है बेटा? ये क्या है? व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में पढ़ी थी। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ है जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, ये क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ, ये हो जाएगा। और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन ऑसिलेशन कह लीजिए या 1 सेकेंड कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिंपली आपको पता चलेगा कि जैसे अगर ये मैं बात कर रहा हूँ तो ये रहा क्रेस्ट, तो अब क्या होगा? इनके बीच में यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये 2 सक्सेसिव क्रेस्ट हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लैम्डा बोला है। और दूसरी जो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, नो, this will be distance covered by वन वेव, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ से यहाँ, ये पूरा, ये भी एक
वन वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, वेवलेंथ कहलाएगी। और आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। राइट, यस। अब यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो ये आपको पता है कि एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट। अब देखो जैसे ये रहा, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, बट ऐसे काम नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। तो यस, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द वेव इन y एक्सिस, ठीक है, और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, or the maximum displacement in the y direction। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई बच्चे, राइट। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है, देखो टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो एक टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है, टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन साइकिल ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव ही लिख लो, ऑसिलेशन हटा दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, राइट। चलिए अब आते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या है कि यस, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। देखो ये मैंने पहले भी बताया है बेटा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ देखो क्या होता है, लेमडा डॉट फ्रीक्वेंसी, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे ये रिलेटेड कैसे हैं, देखो यहाँ पे इसको समझना, यही एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है कि अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ मानी जाती है, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ मानी जाती है। अब यहाँ पे जब ये डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ मानी जाती है, यानी कि ये लेमडा माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको लेमडा बना दिया, और यहाँ पे ये टी था। तो अब अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं लेमडा को थोड़ा दूर करूं और ये यहाँ पे 1/t लिखा हुआ है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी बना के दे देगा, ये फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू
दिस लैम्डा डॉट और ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो क्या है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी कितनी दिया हुआ है बेटा 220 हर्ट्ज की दिया हुआ है, एंड स्पीड कितनी दिया हुआ है, यानी कि v कितना दिया हुआ है, ये v दिया हुआ है 440 का, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और क्या आपको कैलकुलेट करना है, लेमडा कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो अब आप देखो ये पुराना वाला जो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो v इज इक्वल्स टू लेमडा डॉट f, और v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये लेमडा आपको निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे v का वैल्यू आपने रखा 440 और इज इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इज 220, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 440 बाई 220, यहाँ से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2, तो 2 मीटर इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चे, ये यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये है, देखो कि अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स फ्रॉम द फ्रॉम अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, यस, व्हाट इज द टाइम ट्रैवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड पूछा गया है, ठीक है, सिंपली आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, एक चीज़ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी विच इज़ 500 हर्ट्ज, और एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस, कितना लिखा हुआ है 450 हर्ट्ज 450 मीटर्स। तो इनका यूज़ करके आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को काट देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्या यूज़ है सर? कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे टाइम को इससे रिप्लेस कर देंगे तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये दिस विल बी 1 बाई 5 इंटू 100 कर रहा हूँ क्योंकि 500 था। तो आप सिंपली अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा 0.2 बाई 100, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.002 सेकेंड्स, यस, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो गाइज ये आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज टोटल ऑफ हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, टोटल आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लगाए, और होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अभी जितने हम लोगों के क्वेश्चंस बचे हुए हैं इन टेक्स्ट वाले, वो सारे क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।